इससे पहले क्लास में हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स को कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है और नया चैप्टर तो है ही है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, इंतहाई इम्पॉर्टेंट, बार बार याद दिला रहा हूँ, ठीक है। जितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका थर्मोडायनेमिक्स था उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, क्योंकि ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर है इसका वेटेज उतना ही है, लगभग चैप्टर उससे छोटा है ना। हाँ फिजिकल का पार्ट है बिल्कुल। अभी तक हालांकि हम लोग जितनी भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना वो फिजिकल का ही पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो फिजिकल केमिस्ट्री का ही पार्ट है, ठीक है ना। उसके बाद जब एस ब्लॉक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं तब जाकर के आपका इनऑर्गेनिक बनती है, फिर उसके बाद 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ भी थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत पार्ट है, ठीक है ना, है ना। हाँ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, क्लियर। सुनो आप ध्यान दो, सबसे पहली बात तो ये बच्चे बस अब ध्यान लगाओ, ठीक है ना। सबसे पहली बात बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि ये चैप्टर यानी केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे और बहुत बेसिक सा होगा, मतलब बहुत ही इजी होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स से मेरे हिसाब से आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अच्छे खासे मार्क्स के इसमें क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो बहुत ध्यान लगाकर आप बैठेंगे और चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम चैप्टर का नाम डाल देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड तो आपने पहले भी पढ़ा है ना, बहुत अच्छे। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इक्विलिब्रियम का असली मीनिंग क्या होता है, लिटरल मीनिंग क्या होता है? नेट अब वो नहीं, वो फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। अच्छा केवल केमिकल इक्विलिब्रियम की भी बात नहीं करते आप, केवल इक्विलिब्रियम की बात करिए। इक्विलिब्रियम मतलब किसी भी चीज़ का एज इट इज़ बने रहना ही इक्विलिब्रियम कहलाता है। कोई भी चीज़ कोई भी सिस्टम जैसा था वैसा का वैसा ही बना रहे, टाइम बीतने के साथ साथ उसकी स्टेट में, उसके कॉन्फ़िगरेशन में, उसकी पोजीशन में, उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई बदलाव ना आ रहा हो, ऐसी सिचुएशन को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम कहा जाता है। समझ में आ रही बात ना, यानी जस का तस ज्यों का त्यों जो कोई चीज़ रहेगी वो इक्विलिब्रियम में कहलाएगी। इसी तरह से दो टाइप के इक्विलिब्रियम हम लोग जानते हैं, पहला है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, यानी फिजिकल प्रोसेस, जब कोई फिजिकल प्रोसेस हो रहा हो और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया हो तो उस इक्विलिब्रियम को कहा जाता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब उसमें भी हम लोग कई सारे इक्विलिब्रियम देखते हैं। उसमें एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, जो आपने पढ़ा है फिजिक्स में, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहता है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स जीरो हो, बाहर से उस पर लगने वाला नेट फोर्स भी जीरो हो और नेट मोमेंट भी जीरो हो, मतलब नेट टॉर्क भी जीरो हो, तो वो सिस्टम क्या होता है? एक कंप्लीट इक्विलिब्रियम में रहता है। वेरी गुड, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। और केवल अगर नेट फोर्स जीरो हो तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, और नेट मोमेंट जीरो, नेट फोर्स जीरो ना हो तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, लेकिन अगर दोनों जीरो हो तो फिर कंप्लीट इक्विलिब्रियम में। ये तो कहानी हुई फिजिक्स के इक्विलिब्रियम की, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें वो नहीं पढ़ना है, यहाँ हमें पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले आप केमिकल इक्विलिब्रियम का असली मीनिंग समझ लीजिए कि कहना क्या चाहता है। जब कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है, जब कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है तो उस केमिकल प्रोसेस के होने के बीच में, उसके दौरान में, प्रोसेस होते समय एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसके बाद प्रोसेस होता रहता है लेकिन पता नहीं चलता कि प्रोसेस हो रहा है। बहुत ध्यान सुनिएगा, यानी केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है, रिएक्शन हो रही होती है, लेकिन नतीजा जो है वो कुछ नहीं निकल रहा होता है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, प्रोडक्ट से साथ साथ क्या बन रहा होता है? रिएक्टेंट बन रहा होता है। जनरली केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन पर एप्लीकेबल होता है। पहली बात तो रिवर्सिबल रिएक्शन पर। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन का क्या मतलब है सर? दो टाइप की रिएक्शंस देखने को मिलती हैं केमिस्ट्री में, एक होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस और एक होती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। वो रिएक्शंस जिनको केवल एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड किया जा सकता हो वो कहलाती हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनसे कोई रिएक्टेंट यूज करके हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट बन के बस वो वापस अपनी उस फॉर्म में ना आ सके, कोई एक नया प्रोडक्ट बन गया हो और दोबारा वो वापस उस फॉर्म में ना लाया जा सकता हो, उसको कहा जाता है क्या? इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। उम्मीद अब बात समझ में आ रही होगी, क्लियर ना। जैसे कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग, कार्बन की सफिशिएंट ऑक्सीजन लेकर बर्निंग करा देना, तो क्या हो जाता है? C+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस, C+O2 गिव्स आउट CO2 प्लस कितनी हीट? 393.5 किलो जूल पर मोल। याद है? मैंने कहा था ये वाली याद कर लेना क्योंकि कई जगह काम आएगी।
नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी याद रहे तो वेल एंड गुड। मतलब कहने का है ना भाई, अभी आप बताओ, कई बार ऐसा होता ना कि ये चीज़ याद करना मैंडेटरी तो नहीं था, लेकिन जाहिर है कि 10 लोगों में से अगर किसी एक को याद हो तो वो उन पे सुपीरियर तो हो ही जाएगा ना। हाँ, जो बाकी 9 हैं उनको कोई गलती नहीं मानी जाएगी इनकी कि ये चीज़ याद नहीं है तो इनको सजा दी जाएगी। बट जाहिर है कि अगर 10 में से एक व्यक्ति जानता हो और 9 ना जानते हो तो वो एक उन पे सुपीरियर तो हो ही जाएगा, ठीक है ना। तो खैर फिलहाल कुल मिला जुलाकर कार्बन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग करा देने से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और कुछ हीट इवॉल्व होती है। क्लियर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है इसको वापस हम लोग कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो कार्बन बर्न हो गया तो कार्बन की बर्निंग से जो राख बनी है उस राख से वापस कोयला नहीं बनाया जा सकता है। समझ वाली बात ना। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसको कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट फॉर्म ना किया जा सकता हो वो कहलाती है क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन ऐसी रिएक्शन जिसमें कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों बन सकते हो वो रिएक्शन कहलाती है रिवर्सिबल रिएक्शन। और इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी पढ़ेंगे, वो सब कुछ किसके लिए पढ़ेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने कर अमोनिया फॉर्म होती है। ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। ये साथ ही साथ एक्सोथर्मिक भी है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जब अमोनिया का फॉर्मेशन होता है तो इसमें भी हीट इवॉल्व होती है। तो जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट बनने वाली अमोनिया को, जो अमोनिया बन रही होती है, उसको डिकम्पोज करने लगती है। पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, अमोनिया। फिर अमोनिया को वो हीट जो इवॉल्व होती है वो हीट क्या कर देती है, थर्मली डिकम्पोज कर देती है। तो वही अमोनिया थर्मली डिकम्पोज होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका मतलब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनिया भी बना सकते हैं और अमोनिया के थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बना सकते हैं। यानी ये रिएक्शन इधर से इधर की ओर भी हो सकती है और इधर से इधर की ओर भी हो सकती है। तो इसलिए इस रिएक्शन को कहा जाता है क्या, रिवर्सिबल रिएक्शन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब भाई ये रिवर्सिबल रिएक्शन पर ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्यों आया, कहां से आया, ये क्या कहना चाहते हैं। तो जब कोई रिएक्शन हो रही होती है तो हम यहां केमिकल रिएक्शन के रेट को जानने की कोशिश करते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन किस रेट से हो रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मींस द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। समझ गए ना। जैसे वहां था रेट ऑफ, जब रेट निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वैसे यहां पर क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिव्स आउट द आइडिया अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? मैंने क्या कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट gives the idea about the rate of reaction। क्लियर है? मतलब जैसे कोई रिएक्टेंट किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, कोई रिएक्टेंट किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, या जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस रेट से फॉर्म हो रहा है। अब सर किस रेट से फॉर्म होने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 4 मोल अमोनिया पर सेकेंड बन रही है, तो दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन की जो रिएक्शन होती है उसका ये रेट ऑफ रिएक्शन है, जो मैंने बोला आपको कि 4 मोल पर लीटर पर सेकंड बन रही है। या तो मैं कहूँगा 4 मोल पर लीटर पर सेकंड बन रही है, या बोलूँगा 4 मोल पर सेकंड बन रही है, तो भी रेट ही होगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्टेंट कितना तेजी से कंज्यूम हो रहा है, या कोई प्रोडक्ट कितनी तेजी से फॉर्म हो रहा है। क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम होता है अक्सर और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो रिएक्टेंट के कंजम्पशन का रेट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट हमें किसका आइडिया देता है, रेट ऑफ रिएक्शन का आइडिया देता है। क्लियर है इतनी बात? पक्का? बहुत अच्छे। अब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो सर जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रहे थे, उस रिवर्सिबल रिएक्शन में जो 2 रिएक्शन होती हैं, उन 2 रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है, एक का नाम होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक का नाम होता है बैकवर्ड रिएक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइंड करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर देना, फॉरवर्ड रिएक्शन। अमोनिया को डिकम्पोज करके नाइट्रोजन हाइड्रोजन बना लेना, बैकवर्ड रिएक्शन। हालांकि ये रिएक्शन देखने पर पता चलेगा, अगर आपने शुरू में ही अमोनिया लेकर उसको डिकम्पोज कराना स्टार्ट किया तो फिर अमोनिया का डिकम्पोजिशन फॉरवर्ड हो जाएगा और नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के अमोनिया का फॉर्मेशन बैकवर्ड हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, मुझे हमेशा मेरी आदत रही है कि जब कोई चैप्टर नया शुरू होता है तो पहले उसका बेस इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं हम लोग। अभी हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बस ये न्यू डाल रहे हैं। चैप्टर के अंदर घुसने के लिए हम पहले क्या कर रहे हैं, रास्ता तलाश रहे हैं कि हम इस चैप्टर में अंदर जाएंगे तो पहले क्या चीज़ हमारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए ताकि अंदर जाने पर हमें डिफिकल्टी महसूस ना हो चैप्टर के अंदर जाने पर। क्लियर है ना। तो उसके लिए पूरा सब फाउंडेशन तैयार कराया जा रहा है।
समझ में आ रहा है? क्या क्या जाना अभी तक? सबसे पहली बात, दो टाइप की रिएक्शंस होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी इससे पहले खत्म हो चुकी है। आज के चैप्टर में या इस चैप्टर में रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानियां सिर्फ चलेंगी। रिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शन जिनको दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करा जा सकता हो, उनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का फॉर्मेशन किया जा सकता हो, ऐसी रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर? जब रिवर्सिबल रिएक्शन की बात हो रही है तो रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही होती है। शुरुआती दौर में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। शुरुआती दौर में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? जब मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेकर उनको किसी फ्लास्क के अंदर कंबाइंड करने की कोशिश की तो उस समय अमोनिया थी क्या? नहीं। जब शुरुआत की हमने तो अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 0। तो बनी नहीं थी। अब जब वो बनी नहीं थी तो उसको टूटने का तो कोई चांस नहीं बनता, तो इसलिए पहले अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। यानी शुरुआती दौर में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा रहता है और जैसे जैसे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, यानी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस बात के चांस बढ़ने लगते हैं कि रिएक्शन रिवर्स होने लगेगी। मतलब रिवर्सिबल जो रिवर्स होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होगी, उसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है, रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाता है और प्रोडक्ट फॉर्म होता जाता है, तो रिएक्टेंट के कंज्यूम होने से फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटने लगता है और प्रोडक्ट के फॉर्म होने से बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ने लगता है। शुरुआत में कौन ज़्यादा था? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा था, वो घटेगा। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट 0 था, बिल्कुल, वो 0 से बढ़ेगा। ये चीज़ घट रही है और ये बढ़ रही है। समझ में आ रही है बात ना? ये घट रही है और ये बढ़ रही है, तो एक समय क्या आएगा? मान लो एक चीज़ अभी यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है ना? तो मैंने कहा ये धीरे धीरे घट रहा है और ये धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा आ जाएगा जहाँ पहुँचकर ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जहाँ पहुँचकर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, वही इक्विलिब्रियम है। वेरी गुड, समझ में आई बात ना? समझ लो उस कंडीशन पर पहुँचकर ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई है और इस कंडीशन पर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। मतलब अगर 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो साथ ही साथ पुराने बने हुए 2 मोल अमोनिया के टूट रहे होते हैं। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही ना? जैसे सपोज करो मैंने कहा मेरे पास, मैंने शुरुआती दौर में जब मेहनत करना स्टार्ट की तो मैंने पैसा धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट किया। तो शुरुआती दौर में पैसा बढ़ रहा है। एक टाइम आता है अपने पीक लेवल पर पहुंच जाता है, ठीक है ना? और पीक लेवल पर पहुंचकर, क्योंकि जब शुरुआती दौर में मेरे पीछे बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं थे तो पैसे की जो सेविंग थी, यानी कि जो अर्निंग थी, उसमें सेविंग ज़्यादा हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे खर्चे बढ़ते गए तो सेविंग क्या होने लगी? कम होने लगी। तो सेविंग कम होती गई, खर्चे बढ़ते गए। एक टाइम ऐसा आया जब सेविंग और ये खर्चे क्या होने लगे? बराबर होने लगे, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इसका मतलब है कि अब आपके अकाउंट में जितना पैसा है उतना ही रहेगा, बस ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, क्योंकि जितना आप सेव कर रहे हैं उतना ही। आप इधर से 1 महीने में सेव करते हैं, उधर से उसी महीने में आपके बच्चे क्रेडिट कार्ड से क्या कर देते हैं? खर्च कर देते हैं। कुछ बात समझ में आ रही ना? आपने इधर 50,000 बनाया, उधर उन्होंने 50,000 खर्च कर दिया। इधर आपने 2 रुपये बनाए, उधर उन्होंने 2 रुपये खर्च कर दिए। इसका मतलब है कि क्या हो गया? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। क्लियर है ना? हाँ बच्चे, कौन सी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या कहा ना कि वैसी कंडीशन पे, अभी मैंने क्या बोला? काम चलता रहेगा लगातार, नहीं चलेगा तो फिर फंस जाएंगे। मामला क्या फंसेगा? अगर रिएक्शन होना बंद हो जाएगी तो फिर बैकवर्ड का रेट ज़्यादा होकर सारी सेविंग खत्म हो जाएगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? अभी सब समझ में आएगा, अभी परेशान मत, तो धीरे धीरे सब समझ। हाँ नहीं, अब ये रिएक्शन सुनो भाई, इनका कहना यह है कि जब तक हमारे पास सारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंज्यूम नहीं हो जाएगा तब तक ही तो रिएक्शन होती रहेगी। अगर ऐसा होता तो फिर तो एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होती ना। आप मुझे एक बात बताओ, पूरा नाइट्रोजन और पूरा हाइड्रोजन खर्च कैसे करोगे? जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से जो बन रहा है आप उसको निकाल रहे होंगे, जब आप उसको अलग कर रहे होंगे तब तो ये खर्च होगा, तब तो ये खत्म होगा। नहीं समझे? ऐसा समझो कि जैसे मेरे बच्चों ने 10,000 रुपये खर्च किए, मैंने 10,000 जोड़ दिए, उसने 10,000 खर्च किए, मैंने 10,000 जोड़ दिए, उन्होंने 10,000 रुपये खर्च किए, मैंने 10,000 जोड़ दिए, तो कहाँ कुछ हुआ? क्या? मतलब लूज से मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब किस फॉर्म में?
वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, वेस्टेज कैसे हो जाएगा? ये तो हम सबसे पहले चैप्टर में पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझिए ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। वेस्ट का कोई मतलब नहीं है। एनर्जी की बात ही नहीं हो रही है, अब एनर्जी की बात ही नहीं हो रही है, मतलब सुनो 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 सुनो, केमिकल रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिससे कि रिएक्शन क्या हो जाए? स्पॉन्टेनियस हो जाए, फिजिबल हो जाए, रिएक्शन अपने आप हो रही। और अगर बाहर से भी करानी पड़े उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब अगर मुझे कुछ एफर्ट लगाना भी पड़ेगा तो एफर्ट है ना। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं कितनी ताकत से काम हुआ है, या आपको कितनी ताकत लगानी, कितना मेहनत करनी पड़ी इस काम को करने में, इससे मतलब नहीं है। मतलब किस बात से है कि ये चीज कितना फॉर्म हुई है या ये चीज कितना कंज्यूम हुई है। चलो यहां बताता हूं। सबसे पहले यहां समझो, देखो मान लीजिए कि मैंने कहा a प्लस बी गिव्स आउट c प्लस डी, a प्लस बी मिलाकर c प्लस डी बना, ठीक है ना। a प्लस बी को मैंने मिलाया तो c प्लस डी बन गया। अभी तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो ये चीज पूरी तरीके से खर्च हो जाएगी, ये पूरी तरीके से बन जाएगी। नहीं समझे? आप इसको चाहे 1 करोड़ क्विंटल लेके चलिए, 1 ग्राम नहीं 1 करोड़ क्विंटल लेके चलिए, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे 1 करोड़ क्विंटल कोयला भारत में पाया जाता हो, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, मान लीजिए करोड़ों करोड़ कोयला भारत में पाया जाता है ना। 1 करोड़ ऑफ करोड़ कोयला है ना, समझ लो ना, ठीक। या 1 लाख करोड़ किलोग्राम, ऐसे मान लो 1 लाख करोड़ किलोग्राम कोयला भारत में मौजूद है। तो अब उसको रोजाना आप, क्योंकि कैसा है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यू तो किया नहीं जा सकता, इसलिए एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो सारा कोयला खत्म हो जाएगा, ये राख बन के तैयार हो जाएगा, वेस्टेज ही रह जाएगा सिर्फ। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, रिन्यूएबल नहीं है, इरिवर्सिबल है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगी, मान लीजिए कि मैंने a प्लस बी से c प्लस डी बनाने की कोशिश की, तो बच्चे अब ध्यान समझो, मैं ये लेके चला, मान लो कितना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं ये लेके चला 10 मोल, ये भी लेके चला 10 मोल। मैंने रिएक्शन जब स्टार्ट कराई तो 10 मोल पर लीटर 10 मोल पर लीटर, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लेके चला, ए और बी की 10 मोल पर लीटर 10 मोल पर लीटर। उस शुरुआत में ये बिल्कुल नहीं था, जीरो था ना, ये बना था नहीं था, एकदम शुरू में तो कुछ भी नहीं था ना। लेकिन जैसे ही टाइम बीतेगा, t बराबर 0 पे तो ये 0 रहेगा, लेकिन t बराबर 0.001 पे कुछ ना कुछ बन चुका होगा। क्लियर? ये बना है तो ये कुछ ना कुछ खर्च हुआ होगा, इसका अमाउंट 10 मोल पर लीटर से कुछ ना कुछ घट के कुछ ना कुछ हो गया होगा, और इसका अमाउंट बढ़ के कुछ ना कुछ हो गया होगा। मान लीजिए कि इनका अमाउंट जब 6 मोल पर लीटर रह गया, कितना, 6 मोल पर लीटर रह गया, तो उसका अमाउंट मान लीजिए कि 2 मोल पर लीटर और उसका 3 मोल पर लीटर में जो भी होगा वो अपने आप रिएक्शन बताएगी हमें, वो फॉर्म हो गया होगा। उस कंडीशन पर पहुंचकर जब ये 6 मोल पर लीटर रह गया और ये 4 मोल पर लीटर रह गया, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझिए ना? अब ऐसा होने पर अब क्या रहेगा, अब इक्विलिब्रियम के समय पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी कॉन्सेंट्रेशन और इसकी सब चारों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। फिक्स होने का मतलब यह है कि उसमें इंक्रीमेंट नहीं आएगा टाइम के बीतने के साथ साथ। कारण यह है क्योंकि जितने समय में, मैं साफ साफ बता रहा हूं यार, आप ये समझो ना, उसी टी टाइम में ये अगर 1 मोल बना, मतलब इसके बाद 1 सेकंड, इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के बाद 1 सेकंड बाद सोचो, तो 1 सेकंड में जितना ये कंज्यूम हुआ होगा उतना ही ये इधर इसने इसको बना दिया होगा। मतलब जितना ये खर्च होगा उतना ही ये इधर से ये इसको फॉर्म कर देगा। क्लियर? उतने ही समय में, यानी दोनों रिएक्शन एक साथ चल रही होंगी, ठीक है ना, दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी एक साथ चल रही होगी। क्लियर? हाँ, जैसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू करेंगे, बैकवर्ड अपने आप ही शुरू होगा। किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन कराते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन एकदम स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, फौरन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अभी बहुत सारी बातें बताऊंगा ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की, अब बात तो रेट की आ रही है ना, तो मैंने क्या बोला, शुरुआती दौर में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा रहेगा और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम रहेगा। जैसे ये बच्चे अब ध्यान लगाओ उधर, अब आपको समझ में आएगा, मैं जान गया हूं कैसे बताना है, ध्यान सुनिएगा। जब मैं अपनी कार स्टार्ट करके मूव कराने के लिए उसको लेके चलता हूं, तो शुरुआती दौर में इंजन की ताकत ज्यादा रहेगी, फ्रिक्शन
कम रहेगा फ्रिक्शन, लेकिन तुरंत एक्ट करने लगेगा। जैसे ही मेरी गाड़ी का पहिया 1 सेंटीमीटर भी खिसकेगा ना, 1 सेंटीमीटर बहुत दूर हो गया, जैसे ही मोशन स्टार्ट होगा फ्रिक्शन काम में आ जाएगा। पता है ना ये बात तो आपको? रेस्ट में खड़ी हुई बॉडी पर लगने वाला फ्रिक्शन 0 होता है। अभी मेरी कार पर लगने वाला फ्रिक्शन कितना है? 0 है। समझ लो ना, वो खड़ी है, रेस्ट में खड़ी है, जब टेंडिंग मोशन ही है तो फ्रिक्शन कहाँ से आया? कोई मतलब नहीं। फिलहाल उस पर सिर्फ दो फोर्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से 2 फोर्स? एक वेट वर्टिकल डाउनवर्ड और एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। बस ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति उसको धक्का देने की कोशिश करेगा, या इंजन ही धक्का देने की कोशिश करेगा, पुश करने की कोशिश करेगा फॉरवर्ड, 1 सेकंड की भी देरी नहीं आएगी, 1 माइक्रो सेकंड का भी टाइम लैग नहीं आएगा। बिकॉज दिस इज नॉट ए मैन मेड प्रोसेस, दिस इज नॉट एन आर्टिफिशियल प्रोसेस, दिस इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल घटनाएं रात के 3 बजे भी करोगे ना, 3:02:13 पे भी करोगे ना, उस समय भी होगी, और दिन के 2:17:25 पे भी करोगे तो भी होगी। मेरी बात को समझ में आ रही मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? नेचुरल घटना। लेकिन जो मैनमेड चीज़ें होती हैं, तो आपने कहा भाई मैंने ना रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे के लिए बंद कर रखी है मशीन, हमने 2 से 4 के बीच में एमसीबी गिरा रखी है, अब कैसे थोड़ी पंखा चल जाएगा? अब पंखा चल ही नहीं सकता। समझ में आ रही बात ना? तो कहने का मीनिंग निकल के आया कि ये फ्रिक्शन कैसा प्रोसेस है। अगर रफ सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर रब करने की कोशिश करेंगे तो उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जरूर एक्ट करेगा। पता है ना ये बात? 2 रफ सरफेसेस, इसका मतलब फ्रिक्शन नेचुरली अकर कर जाएगा। क्लियर है? अब शुरुआत में बार बार कह रहा हूं, शुरुआत में जब गाड़ी चलना स्टार्ट हुई है उस समय फर्स्ट गियर में हम रखते हैं। फर्स्ट गियर सबसे पावरफुल होता है, पता है ना ये बात? तो फर्स्ट गियर को पावरफुल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में इंजन से ताकत ज्यादा लगवाई जाती है ताकि वो फ्रिक्शन को ओवरकम भी करे और साथ ही साथ गाड़ी को एक्सीलरेट भी करे। क्लियर? तो शुरुआती दौर में फ्रिक्शन क्या है? कम। इंजन का फोर्स क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में, सेकंड गियर से थर्ड गियर में, थर्ड गियर से फोर्थ गियर में, और फोर्थ गियर से फिफ्थ गियर की तरफ जाएंगे। ये गियर जैसे जैसे बढ़ता जाता है इंजन की पावर कम होती जाती है, मतलब इंजन जो ताकत लगाता है वो कम होती जाती है। समझे ना? स्पीड तो इसलिए बढ़ रही है ना क्योंकि एक्सेलरेट तो लगातार कर रहा है, पर जितना एक्सेलरेशन फर्स्ट गियर देता है गाड़ी को उतना एक्सेलरेशन 5वां गियर नहीं देता। वो तो क्या कहता है कि अब 5वें गियर में आगे गाड़ी, अब एक्सेलरेट मत करो, बस इतना मेंटेन रखो ताकि फ्रिक्शन ओवरकम होता रहे। कुछ बात समझ में आ रही है? तो शुरुआती दौर में इंजन का फोर्स ज्यादा और फ्रिक्शन कम, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता तो फ्रिक्शन की वैल्यू, हालांकि वहां एक बस समस्या है। वहां समस्या क्या है कि रोड से मिलने वाला फ्रिक्शन क्या होता है? हमेशा फिक्स होता है। भाई एक किसी पर्टिकुलर रोड पे चलती हुई गाड़ी पर तो फ्रिक्शन क्या रहेगा? जब तक सरफेस नहीं बदलेगा तब तक फ्रिक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो फिर हम करेंगे क्या? हम शुरुआत में इंजन का फोर्स ज्यादा रखेंगे, धीरे धीरे गियर बदलते जाएंगे, इंजन की ताकत को कम करते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि जितना फ्रिक्शन उतना ही इंजन ताकत लगा रहा है। ऐसी कंडीशन पर क्या मेंटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। हम कहेंगे नेट फोर्स 0, मतलब जितना फोर्स लगा रहा है इंजन उतना ही फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया? बैलेंस। कौन सा इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। बॉडी कांस्टेंट स्पीड पे आ गई। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन केमिस्ट्री में क्या हो रहा है? यहां दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। शुरुआती दौर में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम, लेकिन जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन, अब एक बात बताओ ना, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा हो और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो तो क्या मतलब निकल के आता है कि ये अगर शुरू में जब 4 मोल बन रहा होगा तो टूट केवल 3 मोल रहा होगा। जैसे इसको लेते हैं, रियल एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीज समझ में आ जाए। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना? मैं फिर कह रहा हूं, आज पहला दिन है तो इंट्रोडक्शन क्लास में मतलब पूरी पहले इसको अच्छे से एक बार इसकी नींव बना लो, नहीं तो लिखवाना मैं चाहता तो आते ही पहले इस टाइम क्या करता, पहले आओ भाई लिखो, केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखो, रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, कोई मजेदारी नहीं उसमें, पहले समझ लो उसको, है ना? ठीक है, N2 + CH2 गिव्स आउट 2NH3, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है? तो शुरुआती दौर में अगर इसका 1 मोल बन रहा होगा तो मान लो आधा मोल टूट रहा होगा, डिकम्पोज कितना हो रहा होगा? केवल आधा मोल, ठीक है? अब इसका मतलब है कि आधा मोल क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि 1 मोल बना, आधा मोल घटा। जैसे मैंने आपको अपनी सेविंग के बारे में बताया कि शुरुआती दौर में क्या था कि मैं 100 रुपये कमा रहा था, 20 रुपये खर्च कर रहा था, तो 80 रुपये बच रहे थे। अब मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ लेकिन 30 रुपये खर्च कर रहा हूँ, 100 रुपये कमाए 30 रुपये खर्च कर दिए, तो इसका मतलब 70 बचने लगे।
एक समय आया कि 100 रुपये कमाए, 50 खर्च कर दिए, तो 50 बचे, 50 खर्च, 50 बचने, समझ रहे हो ना? तो कुछ क्लियर हो रही बातें? कहने का मतलब यानी जब अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है तो शुरुआती दौर में ये कम। अब तुम मुझसे ये सवाल कर सकते हो कि सर ये शुरुआती दौर में कम क्यों है, वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले इसको तो हजम करो, पहले अपने दिमाग में इसको तो डाइजेस्ट करो कि शुरुआत में अमोनिया का डिकम्पोजिशन धीमे हो रहा होगा और फॉर्मेशन तेजी से हो रहा होगा। शुरुआत में, शुरुआत से मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम तक, एक पर्टिकुलर टाइम तक। ये किस पे डिपेंड करेगा, कब तक, किसको आप शुरुआत कर रहे हैं सर, ये इस पे डिपेंड करेगा ये कितना लेके चले हो। एक बंदे ने 10 मोल लेके कराई रिएक्शन, एक ने 1000 मोल लेके कराई, तो रिएक्टेंट जब ज़्यादा मात्रा में रखोगे तो इक्विलिब्रियम देर में मेंटेन होगा, समझ गए? और इक्विलिब्रियम अगर आपने रिएक्टेंट कम लिया है तो इक्विलिब्रियम जल्दी मेंटेन हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? यार मेरी शुरुआत में सेविंग, मेरी कमाई शुरुआत में लाखों करोड़ों रुपए मैं बचा रहा था, और खर्चा हो रहा केवल कितना, मान लीजिए 10,000 20,000। मेरी बात को समझ में आ रही ना? और क्या, मान लीजिए मैं शुरुआती दौर में लाखों कमा रहा था और खर्च कर रहा हूँ 10,000 5,000, चलो करोड़ गलती से बोल दिया भाई, ठीक है ना? ओके, हाँ, तभी बात समझिए, ठीक है ना? हाँ हाँ। सर आप सेविंग कर रहे थे जब अपने खर्चे का रेट कम था, लेकिन रेट कम है इसलिए आपके पास पैसे कुछ बचे, उसके बाद इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ। ये मेरे पास ये जो रिएक्शन है, हाँ फॉरवर्ड रेट का रिएक्शन है, फॉरवर्ड रेट ज़्यादा था तो प्रोडक्ट बन रहा, हाँ, ठीक। बच भी तो रहा इसमें ना, हाँ बच रहा था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो जितना बचे वो तो उतना ही रहेगा। हाँ तो रहेगा ही, उसके बाद जो तो इक्विलिब्रियम के समय पर दोनों रहेंगे ना बच्चे। कैसे, सुनो ये बच्चे ध्यान लगाओ उधर, सुनो सुनो, देखो ऐसे समझो, इसका शुरुआत में क्या हुआ, अमोनिया का 1 मोल फॉर्म हुआ, आधा मोल डिकम्पोज हुआ, तो आधा मोल बन के इधर रह गया, ठीक है? अब अगर ये आधा मोल बन के रह गया तो इसका मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ कम हो गई, उसी के खर्चे पे तो ये बना है, क्लियर है? अब क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर यही हुआ कि 1 मोल ये बना, आधा मोल टूट गया, आधा मोल और जमा हो गया इधर, क्लियर है? समझ में आ रही बात? एक समय ऐसा आया, ये कहाँ से शुरुआत हुई कहानी, मान लो ये 10 मोल या 20 मोल या 50 मोल से शुरुआत हुई है, तो 50 मोल से ये घटते घटते कितना रह गया, 30 मोल, और ये बढ़ते बढ़ते कितना बन गया, मान लीजिए 20 मोल। हालांकि मोल में नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोल नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, क्लियर है? बहुत अच्छे। मान लीजिए कि ये 50 किलोग्राम था रिएक्टेंट और ये 0 किलोग्राम था, शुरुआत में तो 0 किलोग्राम था, लेकिन ये 50 से घटते घटते 25 रह गया, और ये 50 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, 25 हो गया। अब जब ये दोनों बराबर पे आ गए तो अब उस 25 में से, इस 25 में, इसके 25 में से और इसके 25 में से, जहां 1 ग्राम इधर खर्च हुआ उसने 1 ग्राम इधर बना दिया, जहां 1 ग्राम इधर खर्च हुआ उसने 1 ग्राम इधर बना दिया, जहां इसका 1 ग्राम टूटा उसने 1 ग्राम इधर बना दिया। ये कितना रहा, अब ये लगातार 25 रहा, और ये भी लगातार क्या रहा, 25 रहा। रिएक्शन लेकिन प्रोसीड हो रही है, आई बात समझ में? रिएक्शन प्रोसीड होने का मतलब ऐसा नहीं कि रिएक्शन रुक गई है, रिएक्शन रुकती नहीं है, जैसे गाड़ी रुकती नहीं है, कांस्टेंट स्पीड पे भी गाड़ी मूव करती रहती है, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्विलिब्रियम के समय पर बच्चे मुझे उस कंटेनर के अंदर तीनों देखने को मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ये शुरू में 0 था, उससे बढ़ के x ग्राम मिलेगा, और ये शुरू में मान लिए y ग्राम था, उसमें से x ग्राम घट गया होगा, ये y माइनस x मिलेगा। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? लेकिन एक समय ऐसा जरूर आएगा जहां पहुंच करके, अब ये किस बात की बात बताई जा रही है, ये कब होगा, क्योंकि भैया फॉरवर्ड रिएक्शन शुरुआत में तेजी से चल रही थी, तो ये चीज तेजी से बनेगी। एक समय ऐसा आएगा जब इसके इतना बन गया ये कि अब ये दोनों क्या होने लगे, जितना तेजी से ये उतनी तेजी से रिएक्शन, जितनी तेजी से ये उतनी तेजी से रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के आपस में इक्वल हो गया। इस समय पर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। इस इक्विलिब्रियम की 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो ये कि बच्चों को लगता है इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाने का मतलब अब रिएक्शन रुक जानी चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता। जैसे 0 डिग्री, प्लीज कॉन्सेप्ट माइंड, 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर और आइस इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किस में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में। 0 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट भी है और 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट भी है, नहीं समझिए?
0 डिग्री इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और 0 डिग्री इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्लियर है? अगर 1 ग्राम आइस का टुकड़ा 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलकर पानी बन जाता है, उसी टाइम में 1 ग्राम पानी बर्फ में बदल जाता है। यानी ये दोनों चीजें मेंटेन रहती हैं, दोनों फिक्स रहे, दोनों बनेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं होगा कि भैया अब बन ही ना रहा हो, देखने में तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि बन कहाँ रहा है, क्योंकि उसी ये काम ऐसा तो हुआ नहीं कि पहले ये हो गया फिर ये हुआ तो हम पहचान कर पाए। ये तो साइमल्टेनियसली चल रहा है दोनों। अब जब साइमल्टेनियसली चल रहा होगा तो हमें आइडिया ही नहीं लगेगा ना। एक बात तो बताओ, आप एक काम करना, इधर हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले बीकर को एक कहाँ रख दिया, एक पलटे पे रख दिया, और अमोनिया वाले बीकर को एक पलटे में रख दिया, और अब रिएक्शन चलती हुई भी है। लेकिन सर पलटा तो हिल डुल नहीं रहा है। पलटा जब हिल डुल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा तुम्हें कि सर रिएक्शन रुक गई है। इसका मतलब शुरू में क्या हो रहा होगा, ध्यान से सुनो, शुरू में क्या हो रहा होगा, एक पलटे में हमने इधर वाला बीकर जो है वो हमने किस में रखा, एक पलटे में रख दिया। कौन सा वाला बीकर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाला बीकर। और अमोनिया जब तक कुछ भी नहीं बनी थी, वो बीकर हमने उसके ट्यूब लगा करके, जिससे ताकि ट्यूब के थ्रू अमोनिया इधर जा सके। जो अमोनिया फॉर्म हो रही है इस कंटेनर में, वो अमोनिया किसी ट्यूब के थ्रू हम कहाँ भेज रहे हैं, इस वाले कंटेनर में भेज रहे हैं। क्लियर? तो शुरुआत में सर हमने तराजू उठाया, ये वाला पलटा भारी, ये वाला पलटा ऊपर उठा हुआ है, ठीक है। अब इधर से गैस बन के, अमोनिया बन के उधर जाती रही। अब सर एक समय ऐसा आया कि ये अमोनिया और ये क्या हो गया, बराबरी पे आ गया। हालांकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, ये मत मान के बैठ जाना कि मास बराबर हो जाना ही इक्विलिब्रियम होता है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मास बराबर होना इक्विलिब्रियम नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वल होना इक्विलिब्रियम है। मतलब जब ये आ जाए कि जिस रेट से अमोनिया बन रही है उसी रेट से अमोनिया डिकम्पोज हो रही है। मतलब अगर 2 मोल पर सेकंड बन रहा है तो 2 मोल पर सेकंड ही टूट रहा है। हालांकि वो अपने आप ही मास में कन्वर्ट हो जाएगा। आप बताओ ना, अगर पर सेकंड 2 मोल अमोनिया बन रही है, मतलब 34 बनेगी ना, नाइट्रोजन का 14, हाँ 2 मोल अमोनिया मतलब 34 ग्राम। अगर पर सेकंड 2 मोल अमोनिया बन रही है, मतलब 2 मोल अमोनिया बन रही है, मतलब 34 ग्राम अमोनिया बन रही है। और उसी एक सेकंड में 34 ग्राम 2 मोल अमोनिया डिकम्पोज हो रही है, मतलब 34 ग्राम अमोनिया डिकम्पोज हो रही है। वो डिकम्पोज होकर किस में बदल रही है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के किस में बदल रहा है, अमोनिया में। तो मास भी मेंटेन रहेगा। तो एक समय ऐसा आया कि ये पलटा और ये पलटा दोनों क्या हो गए, बराबरी पे आ गए। अब आपने उसको पकड़े रखा, उसके बाद भी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और पकड़े रहिए पलटे को, तराजू को। अब आपको हो गया आधा घंटा हो गया, आप बोले सर कुछ नहीं हो रहा है। मैं बोलूँगा क्यों नहीं हो रहा कुछ भी? सर आप पलटा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तराजू ऊपर नीचे इसलिए नहीं हो रहा है सर, बराबर हो गया। मैं बोला अच्छा बताओ रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है? तो तुम जवाब दोगे सर मुझे तो नहीं लग रहा हो रही है। क्यों? क्योंकि जब कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरी बात को समझ में आई ना? लेकिन केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन का आपस में कभी भी अगर किसी गैस चैम्बर में रखोगे तो वो आपस में कंबाइंड होगी जरूर। वो कंबाइंड होकर अमोनिया बनाएगी। अब ये इधर से तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन 1 मोल अमोनिया उधर भेज रहा, उधर से 1 मोल अमोनिया टूटकर पुराना, बार बार कह रहा हूँ, इधर फ्रेश 1 मोल अमोनिया बना, उधर से ओल्ड 1 मोल अमोनिया टूटकर नाइट्रोजन हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। आई बात समझ में? तो ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, समझ गए ना? रिएक्शन रुकेगी नहीं और इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? चलो, इतनी सारी बातें बताने के बाद आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हुई हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें खुद ही बोल देता हूँ कि चिंता कर रहे हो। अब जैसे शोर ने पूछा भैया वो समझ नहीं आया, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, मैंने बोला सब समझ में आएगा। अभी भी बोल रहा हूँ कि इतना बताने के बाद थोड़ी सी चीज़ें आपकी कुछ क्लियर हुई हैं। थोड़ी सी क्लियर हो गई तो भी बहुत है मेरे लिए। तुम थोड़ी सी कहो, बल्कि मैं थोड़ी सी कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए वो बहुत होता है, पर मैं कहूँगा थोड़ी सी हुई है, क्योंकि मेरे हिसाब से भी बहुत कुछ क्लियर नहीं हुआ है। घबराइए मत, अभी बहुत अंदर तक जाना है हमने, समझ लो ना? बढ़े, अभी तो शुरुआत ही हुई है ना, अब बढ़ जाए आगे। बहुत अच्छे। तो हेडिंग डालिए पहले, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, या बल्कि इक्विलिब्रियम डालिए पहले, है ना? इक्विलिब्रियम। है ना? पहले डालिए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, कोई बात नहीं, उसको केमिकल को कट मार दो हल्का सा, उसमें क्या है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ो। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, है ना? पहले इक्विलिब्रियम डालो, है ना? ठीक है, लिखिए द स्टेट, इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन डालो पहले। द स्टेट in which
there is no any change, the state in which there is no any change appears, the state in which there is no any change appears, the state in which there is no any change appears, the state in which there is no any change appears in any process is called equilibrium. In any process is called equilibrium. ठीक है, इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम. ओके, लिखिए नेक्स्ट, लिखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, लिखिए टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में पहले लिखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम. दो टाइप के इक्विलिब्रियम हम लोग समझ रहे हैं यहाँ पर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. फर्स्ट में लिखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम सेट अप. फिजिकल इक्विलिब्रियम, इसमें लिखिए द इक्विलिब्रियम सेट अप इन फिजिकल प्रोसेस. द इक्विलिब्रियम सेट अप इन फिजिकल प्रोसेस. The equilibrium set up in physical process is called physical equilibrium. The equilibrium set up in SET वाला set up in physical process. The equilibrium set up in physical process is called physical equilibrium. Is called physical equilibrium. ठीक है. For example, melting of ice to water. For example, melting of ice to water. Melting of ice to water. Okay. Evaporation of water to steam. Evaporation of water to steam. Evaporation of water to steam. यह है फिजिकल प्रोसेस. ठीक है. दूसरा, वो जो हम नेट फोर्स इक्वल टू 0 वाला देखते हैं वो फिजिकल इक्विलिब्रियम नहीं कहना उसको, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. ठीक है ना, बहुत अच्छे. तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट? केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम, लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम. द इक्विलिब्रियम सेट अप इन केमिकल प्रोसेस. द इक्विलिब्रियम सेट अप इन केमिकल प्रोसेस is called chemical equilibrium. The equilibrium set up in chemical process is called chemical equilibrium. Okay, लिखिए for example, equilibrium in decomposition of calcium carbonate. For example, equilibrium in decomposition of calcium carbonate. Decomposition of calcium carbonate. कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिकम्पोजिशन होता है वो भी रिवर्सिबल होता है, पता है ना आपको. कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है. CaCO3 के थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या बनता है? CaO प्लस CO2. और CaO प्लस CO2 के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? CaCO3. इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है. ये रिएक्शन भी कैसी है? रिवर्सिबल है. ठीक है ना. तो क्या लिखा? अब ये चूंकि केमिकल्स के बीच में हो रहा है, जैसे पानी का बर्फ में पिघल जाना कोई केमिकल चेंज नहीं है ना, वो तो बस क्या है, पानी था, पहले भी पानी हो, अभी भी बन रहा है. ठीक है ना. बर्फ पिघल रही है तो भी क्या बन रहा है? पानी. और बर्फ से अगर पानी से अगर बर्फ जम रही है तो भी वो मतलब पानी, यानी कि केमिकल फॉर्मूला दोनों का क्या है? सेम.
बहुत अच्छे। तो अभी क्या लिखा, पहला ही हो गया, दूसरा लिखो। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट डालिए। नेक्स्ट डालिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला लिखिए, है ना। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला लिखो रिवर्सिबल रिएक्शन। पहली कौन सी, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन लिखिए, द रिएक्शंस इन विच the reactions in which the reactions in which the product formed, the reactions in which the product form, in which the product formed can also react, the reactions in which the products formed can also react with one another, can also react with one another, can also react with one another under suitable conditions, under suitable conditions, है ना, under suitable conditions, to give back the reactants, to give back the reactants, to give back the reactants, to give back the reactants। क्या समझे, एक बार पढ़ो रिएक्शन को, मतलब डेफिनेशन को। क्या कह रही है, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, वो रिएक्शन जिनमें कि जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, द प्रोडक्ट फॉर्म कैन रिएक्ट विद वन अनदर, जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं वो आपस में रिएक्ट करके फिर से रिएक्टेंट बैक, रिएक्टेंट वापस क्या बना सकें, रिएक्टेंट बना सकें। उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। और करके लिखिए, और द रिएक्शंस विच कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शंस, और करके, हाँ थोड़ा आसान शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, आसान शब्दों में, द रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, द रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, the reaction which can proceed in both the directions, that is forward and backward direction, the reactions which can proceed in both the directions, that is forward direction and backward direction, forward and backward directions, ठीक है। द रिएक्शन विच कैन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, दैट इज को ऐसे भी लिख सकते हैं और पूरा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, दैट इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस, आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में हमारे लिए यही है, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 gives out 2NH3, N2 + CH2 gives out 2NH3, H2 + I2, बोलो कौन बताएगा, बोलो ना भाई, 2HI, वेरी गुड। SO2 + O2 gives out SO3, समझ गए ना, बोलो क्या है, बैलेंस है कि नहीं है, नहीं है तो बैलेंस कराइए, जैसे यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2, क्लियर है। 2SO2 + O2 gives out 2SO3, क्लियर है ना, बहुत अच्छे। PCl3 + Cl2 gives out PCl5। बताना क्या चाहता हूँ, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन के
कॉम्बिनेशन से। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन? व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइंड होकर आपस में रिएक्ट करके सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करें तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। समझ लो ना? अभी ये जितनी मैंने लिखी है सारी कैसी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इन्हीं को उल्टा करके लिख दो तो यही किसका एग्जांपल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है ना? समझ गए? द रिएक्शंस इन विच ए सिंगल कंपाउंड कैन बी डिकम्पोज इन सिंपलर सब्सटेंसेस। दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में अगर ब्रेक हो जाए कोई एक सिंगल कंपाउंड, वो रिएक्शन क्या कहलाती है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कितने टाइप के डिकम्पोजिशन पढ़े हैं आपने? 3 टाइप के, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। याद है ना 10th क्लास? बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। बस यही एक खास बात होती है, समझ ना, कि 9th क्लास को भूलकर आप 10th को फिर भी थोड़ा याद रख लेते हैं। और याद क्यों रह जाती है? इसी को कहा जाता है कि थोड़ा मेंटल प्रेशर होने की वजह से, बस कि 10th को आप मानते हैं कि 10th बेहतर है। यही कमी अभी कर रहे हैं आप। जो गलती 9th में किए थे वो गलती अभी दोहरा रहे हैं आप 11th में। 12th में जब पहुंचेंगे तब थोड़े सीरियस होंगे पढ़ने को लेके। तब तक बच्चे चिड़िया जो है वो पूरा खेत चुग चुकी होगी, खा चुकी होगी, सब खत्म। मजाक नहीं कर रहा हूँ। फिर पछतावत क्या होवत है ना? कोई फायदा नहीं जब चिड़िया चुग गई खेत। वेरी गुड, है ना? देखो अभी देखो चिड़िया, ये चिड़िया क्या कर रही है? ये तो कर रही है, अभी चिड़िया दाना चुग रही है। ठीक है ना? तो खैर ध्यान लगाओ, कोई बात नहीं। फिर भी कह रहा हूं, मान लो बात को, अभी भी आपके पास समय है। मेहनत करके 11th को जब विदाई करो ना, 11th की, जब इसको टाटा बाय बाय करो 11th को, तो इस अंदाज में करना कि आपको ये डर ना रहे कि मेरा 11th तो बर्बाद ही हो गया। समझ रहे हो ना? ये बहुत बुरी कंडीशन होगी अगर आपने 12th में एंट्री मारी ना। यार पहले से मरी हुई कंडीशन में एंट्री मारोगे 12th क्लास में तो ये लगेगा ना कि सब बेकार हो गया। इसलिए अभी भी समय है तुम्हारे पास। रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, पीछे की चीजें पढ़ना शुरू करिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा अपने आप। जब हम 12th में एंट्री करें तो हमारे कम से कम हमारे दिल को तसल्ली हो कि मेरी 12th 11th जो है वो खराब नहीं हुई है, बर्बाद नहीं हुई है। थोड़ी बहुत कमजोरी दूर की जा सकती है लेकिन बर्बाद चीजों को नहीं। समझिए ना? बर्बाद चीजों को उठाना उतना आसान नहीं है, तो बर्बाद होने से बचा लो इसको। ठीक है ना? बहुत अच्छे। तो अभी क्या बताया मैंने? ये सब के सब क्या हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल हैं। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और अगर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को डिकम्पोज करते तो भैया क्या बनता है? PCl3 + Cl2। समझ गए? बहुत अच्छे। ऐसी एक नहीं, ऐसी और भी बहुत सी रिएक्शंस होंगी, लेकिन अगर आपको 1-2 भी याद रह जाए तो भी चलेगा। क्यों? अब 1-2 याद क्यों करनी है? क्योंकि पेपर में अनेक चांस हैं कि वो आपसे पूछ लेगा व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल, डिफाइन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन विद 2 एग्जांपल्स। 2 से ज्यादा एग्जांपल नहीं पूछे जाते। समझ गए ना? तो इसका मतलब आपको 1-2 याद रह जाए, और 1-2 कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो अमोनिया वाली तो सबको याद होगी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट अमोनिया, और H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। एकदम आसान है। ठीक है ना? हो गया? बहुत अच्छे। नेक्स्ट डालिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है? इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या एग्जांपल में लिखिए? वो एग्जांपल नहीं, पहले डेफिनेशन लिखिए। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म, इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन है, द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, इन विच द रिएक्शंस in which the product formed cannot be converted into reactant, cannot be converted into reactant by the reactions of products, cannot be converted into reactants by the reaction of products। मतलब जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं उन प्रोडक्ट्स के आपस में कंबाइन होकर रिएक्टेंट बनाने की टेंडेंसी अगर रिएक्शन के अंदर ना हो, वापस होने की टेंडेंसी ना हो, तो कैसी हो जाएगी? इरिवर्सिबल। वेरी गुड। ठीक है ना? आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है ना? आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। हो गया? और करके लिखिए। ठीक है? आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। और करके लिखिए। ठीक है?
the reaction which cannot proceed in both the directions, the reactions which cannot proceed in both the directions, जिनको proceed नहीं किया जा सकता, the reactions which cannot proceed in both the directions, that is forward and backward direction, एकदम उसकी जस्ट उल्टी है ना, that is forward and backward directions, the reactions which cannot be proceed in both the directions, that is forward and backward directions are called irreversible reactions. और सिंपली ये भी कह सकते हो जो रिवर्सिबल नहीं होती वो इरिवर्सिबल होती है, बात खत्म। दो ही टाइप की तो होती हैं बस, तो जो रिवर्सिबल नहीं होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ठीक है ना। इरिवर्सिबल आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन, है ना, इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल लिखिए, पहला 2KClO3 गिव्स आउट 2KCl + 3O2। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से क्या बनता है, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। लेकिन हम अगर चाहें कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन आपस में कंबाइंड होकर क्या बना लें, पोटेशियम क्लोरेट, तो नहीं बनता। समझ मेरी बात, पोटेशियम क्लोरेट के थर्मल डिकम्पोजिशन से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन तो हो सकता है, लेकिन हम दोनों को कंबाइंड करके चाहें कि वो ऑक्सीजन में क्या बना लें, पोटेशियम क्लोरेट, तो नहीं बना पाएंगे। क्लियर है, पहला। दूसरी C+O2 गिव्स आउट CO2, ठीक है ना, C+O2 गिव्स आउट CO2। और कोई बता सकते हैं आप, कोई और केमिकल रिएक्शन क्या कर दें, वेरी गुड, मीथेन की बर्निंग कर दो, CH4 + O2 गिव्स आउट CO2 + H2O, CO2 + H2O। क्लियर है ना, ओके। CaO + H2O गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, बहुत हो गई, ठीक है ना, क्लियर है। और ले लो, NaOH + HCl गिव्स आउट NaCl + H2O। ये हो सकती है क्या रिवर्स, NaOH + HCl गिव्स आउट NaCl + H2O, ये रिवर्स हो सकती है, नहीं होती, ठीक है ना, इस तरह से नहीं होता फॉर्म, ठीक है ना। ये नहीं कि हमने कहा नमक को पानी में घोल दिया तो ये बन जाएगा, ये थोड़ी बन जाता है। NaCl + H2O का मतलब क्या हुआ, नमक और पानी, किसको, ऐसे कैसे डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन कभी भी दो का नहीं होता, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड। डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी शर्त है किसी एक सिंगल कंपाउंड को डिकम्पोज करके जब वो सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस में टूटे तब डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं तो डिस्प्लेसमेंट होती है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं, समझ गए ना, बहुत अच्छा। चलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, चलो जी आगे बढ़िए। हाँ बिल्कुल, हो गया, बहुत अच्छे, लिखो। अब फिर से लिखिए, दोबारा फिर से एक बार डेफिनेशन लिखिए, किसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की। ये ऐसे हेडिंग डालिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, एक नई हेडिंग डालिए, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में लिखिए, द स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, द स्टेट इन विच, द स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, the state in which the measurable properties of the system, measurable properties of the system, the state in which the measurable properties of the system, ब्रैकेट में लिखेगा, like pressure, density, color और concentration, the state in which the measurable properties of the system, measurable properties of the system, ब्रैकेट में क्या लिखा, like pressure, density,
कलर और कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट अंडरगोज एनी फर्दर नोटिसेबल चेंज, डू नॉट अंडरगोज एनी फर्दर नोटिसेबल चेंज। नोटिसेबल चेंज मतलब जिसको नोटिस किया जा सके। मान लो हल्का फुल्का कोई चेंज आ भी रहा होगा तो हमें नोटिस नहीं कर पा रहे हम, समझे ना। जैसे कई बार ये रिएक्शन के होने को ही हम नोटिस नहीं कर पाएंगे कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में हम यही नहीं नोटिस कर पाएंगे कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है ना। और रिएक्शन का होना किन बातों से पता चलता है, या तो कलर चेंज हो जाए, या तो टेम्परेचर चेंज हो जाए, या तो प्रेशर चेंज हो जाए, या तो स्टेट में कोई चेंज आ जाए, समझे ना। ये सब चीज़ें होती है। अब वो सब चेंज ना हो तो समझो ऐसा लगेगा कि रिएक्शन नहीं हो रही है, लेकिन इक्विलिब्रियम के समय पर रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखा, कॉन्सेंट्रेशन डू नॉट अंडरगोज एनी फर्दर नोटिसेबल चेंज अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस इज सेड टू बी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस is said to be a state of equilibrium, is said to be a state of equilibrium, is said to be a state of equilibrium, ठीक है। बात समझिए, फिर कह रहा हूं बहुत ध्यान से के बात को समझना है। मैंने आपको कहा इतनी बातों में आपको केवल यही पता करना है, ध्यान से बताइए। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, फिर मैं वापस पूछ रहा हूं आप लोगों से, पूरे में यही बार बार आता रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या आप रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब समझ रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही है कि रिएक्शन किस रेट से हो रही है। अब रिएक्शन किस रेट से हो रही है ये जानने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये पता लगाना कि कोई रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो रहा है, किस समय में, कितने समय में कितना कंज्यूम हो रहा है। मतलब मान लीजिए कोई रिएक्टेंट पहले था x मोल, अब रह गया y मोल, तो चेंज आ गया x माइनस वाई, नहीं x माइनस वाई। चेंज क्यों कहा मैंने ये वाला चेंज? क्योंकि ये हम पहले से ही जानते हैं कि रिएक्टेंट कंज्यूम ही होगा। जब मैंने वर्ड बोल दिया रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो x ज्यादा रहा होगा और y कम रहा होगा। तो कितना चेंज आया उसकी कॉन्सेंट्रेशन में, तो बोलेंगे सर x माइनस वाई का चेंज आया। कितने समय में आया सर? x माइनस वाई अपॉन टाइम t, तो x माइनस वाई अपॉन टी इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो बात समझ आएगी नहीं? हालांकि रेट ऑफ रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे भी डिपेंड करता है। ये नहीं कि आप बस खाली कहते हैं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बस यही हो गया x माइनस वाई अपॉन टी, नहीं। क्लियर है? जैसे वो सब चीजें आपको केमिकल काइनेटिक्स में जानने को मिलेंगी। काइनेटिक्स तो जानते ही हो ना आप लोग, काइनेटिक्स का मतलब मोशन। केमिस्ट्री का मोशन जब पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में तब ये बहुत डिटेल में जानेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अभी तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है। जैसे सपोज कर लो मैंने कह दिया कि भाई जो रिएक्शन प्रांजल करा रहा है वो रिएक्शन तेज हो रही है। प्रांजल के एक्सपेरिमेंट में प्रांजल के एक्सपेरिमेंट की रिएक्शन का रेट ज्यादा है और निखिल की रिएक्शन का रेट कम है। मीनिंग क्या निकल के आया कि प्रांजल जो फॉर्म कर रहा है वो जल्दी जल्दी फॉर्म हो रहा होगा और निखिल जो फॉर्म कर रहा है वो धीमे फॉर्म हो रहा होगा। और आसान बताता हूं, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि हम मैनुअली हम क्या कर रहे हैं, कोई टैबलेट मतलब कोई मेडिसिन तैयार कर रहे हैं मैनुअली, और एक बार हम मशीनों से तैयार करा रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई मशीनों से बनने वाली जो मेडिसिन है वो एक केमिकल प्रोसेस से होकर के गुजरती है, लेकिन मशीनों से होने वाला वो केमिकल प्रोसेस तेजी से होता है। वही प्रोसेस अगर इंसान खुद से करने लगा, मैनुअली करने लगा, धीमे होगा। तो इसका मतलब मशीनों का जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन है वो क्या है, ज्यादा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ये मीनिंग है। मैंने क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। अब मुझे आपको बस एक ग्राफ बताने हैं। अगर थोड़ा सा आपने मेरी बात समझी तो मैं यहां पर बना रहा हूं 2 ग्राफ। एक है पहला रेट ऑफ रिएक्शन। अब भाई ये रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करती है? अगर कोई तुमसे पूछे कि रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है, तो सर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। जो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। नहीं समझे? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करना मतलब जितना ज्यादा अमाउंट में होगा रिएक्टेंट उतनी तेजी से होगी रिएक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं?
पक्का, बहुत अच्छे। यानी कि रिएक्टेंट का रेट ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने बनाया रिएक्टेंट और शुरुआत में प्रोडक्ट कितना था 0, एक ही ग्राफ पर दोनों शो करने पड़ेंगे। ये मैंने यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम लिया है, बहुत ध्यान सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। तो अगर मैंने टाइम के हिसाब से देखा, जब टाइम 0 था उस समय फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट क्या था, मैक्सिमम था सर। वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मैक्सिमम होगा और टाइम के बीतने के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट घटता जाएगा। और सर बैकवर्ड रिएक्शन का रेट शुरुआत में 0 था लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। एक समय सर ऐसा आएगा जहां पहुंचकर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाएगा। वो कंडीशन ही स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाती है, समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो मैंने कहा ये देखिए रेट ये घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया, यहां तक आ गया और ये टाइम बीतने के साथ साथ बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँच गया। ये यहाँ घटते 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 यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। हमने कहा ये सर यहाँ पहुँचकर, देखिए आप ध्यान दे रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पहुँचकर फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, क्योंकि ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे बताओगे, अच्छा बताओ, छोड़ो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानने हो तो कैसे बताओगे सर, t बराबर इतना। अब जरा मुझे बताओ t बराबर इस पॉइंट के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी t उतना ही है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी t उतना ही है, क्लियर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे सर, t कॉमा यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन, ये सॉरी यहाँ का रेट, अब वो रेट यहाँ का अगर देखोगे तो ऐसे देखोगे ना यहाँ पे, तो यानी कि इसके लिए भी उतना ही है और उसके लिए भी उतना ही है, ये कॉमन पॉइंट हो गया। इसके बाद जैसे इक्विलिब्रियम एक बार मेंटेन होगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी लेकिन ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर है ना। फॉरवर्ड रिएक्शन, अब ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ेगा ना बैकवर्ड रिएक्शन का रेट घटेगा, सॉरी ना तो फॉरवर्ड का घटेगा ना बैकवर्ड का बढ़ेगा। एक समय ऐसा आ गया जहां पहुंचकर फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर हो गया। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और समझाता हूं। अभी आगे चलेंगे ना तो हम लोग पढ़ेंगे बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और थोड़ा बहुत अगर स्कूल में आपको पढ़ा दिया गया होगा फिजिक्स में तो आपने पढ़ा होगा स्टोक्स लॉ, पढ़ा है कि नहीं, अगर किसी स्कूल में हो गया हो तो स्टोक्स लॉ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो छोड़ दो, मैं बताता हूं क्या है। जब भी कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड में डूब रही होती है, वैसे तो ये स्फेरिकल बॉडी के लिए बनाया था स्टोक्स ने, ये जो लॉ बनाया था ये स्फेरिकल बॉडी के लिए बनाया था, बट ये एप्लीकेबल सब पे है, ठीक है ना। जैसे वही हमारी अर्थ वाली कहानी कि हमने फॉर्मूले सारे स्फेरिकल मानते हुए बनाए हैं उसको, लेकिन वो एप्लीकेबल है बाकी जगहों पर भी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई हमने इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला अर्थ को स्फेरिकल मानते हुए बनाया ना, और हम बात कर रहे हैं कि भाई इसके वेलोसिटी तो हर एक तरीके के ऑब्जेक्ट की होती है, चाहे वो एस्टेरॉइड क्यों ना हो, ऐसा अजीबोगरीब सी शेप का, समझ गए ना, बहुत अच्छे। तो सुनो अब, हाँ थोड़ा बहुत आइडियली चेंज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने स्फेरिकल मान के किया तो काम खराब हो जाएगा ना भाई, वो चीज़ वैसी नहीं है तो फिर इसका मतलब थोड़ा चेंज तो आएगा, पर तरीका वही होगा करने का, ठीक है। तो अब सुनिए ध्यान से, स्टोक्स ने बताया था कि जब कोई बॉडी पानी में, लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में डूब रही होती है, सबमर्ज कर रही होती है, तो शुरुआती दौर में उसके डूबने का रेट तेज होता है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करिए किसी हॉलीवुड मूवी को, या इमेजिन करिए टाइटैनिक के डूबने को, सिंपल। तो आपने देखा होगा शुरुआती दौर में टाइटैनिक तेज से डूब रहा था और फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या हो गई, कम होती गई और एक जगह आकर के कांस्टेंट हो गई, समझ गए ना। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी तो अभी भी है, डूब तो अभी भी रहा है, लेकिन अब फिक्स्ड रेट से डूब रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा फ्रिक्शन के केस में होता है। वहां कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, लिक्विड फ्रिक्शन भाई। लिक्विड फ्रिक्शन को तो विस्कोसिटी कहते हैं, लिक्विड फ्रिक्शन को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। समझ में आ रही बात ना। तो होता क्या है, शुरुआती दौर में, ध्यान दो, शुरुआती दौर में वेट डोमिनेटिंग होता है और अपथ्रस्ट इंफीरियर होता है। अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स दोनों ऊपर की ओर लगते हैं, तो वेट डोमिनेटिंग और अपथ्रस्ट और विस्कस इंफीरियर। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ना तो पानी शांत होने लगता है, या लिक्विड क्या होता है, गहराई में उसकी लेयर मूव नहीं कर रही होती हैं, गहरा पानी क्या होता है, शांत होता है। नदियों में जो पानी बहता है वो ऊपर ऊपर बहता है, नीचे नहीं, समझ रहे हो ना। इसलिए नीचे रहने वाली मछलियों को ऐसा लगता है जैसे हम अपने घर में रह रहे हैं, नहीं समझे, वो बहती नहीं है। वो ऐसा नहीं होता कि इधर एक जो ऊपर वाली, अगर तेज धारा से बहने वाली क्या हो, कोई नदी बहुत तेज धारा के साथ बह रही है तो ऊपरी मछलियां जो होंगी वो तैर के इधर से उधर चली जाएंगी, लेकिन नीचे की तरफ जो रह रही हैं उनको तो ऐसा लगता है हम स्टेबल घर में रह रहे हैं। किसी स्टेबल घर का मतलब समझ रहे हो ना,
वो दौड़ेंगी भागेंगी उस पानी में, लेकिन पानी तो नहीं दौड़ रहा है ना इधर उधर, जैसे हमारे घर हैं, समझ में आ रही बात ना। तो नीचे जितना गहराई में जाओगे पानी उतना ही शांत होता चला जाता है। तो जितना ज़्यादा ये शांत हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि जितना ज़्यादा गहराई में जाओगे उतना ही ज़्यादा परतें क्या हो, पानी की परत क्या होती जाएगी, दबाव के कारण डेंस होती जाएगी, डेंस। बोलो कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे जैसे ये पानी में लिक्विड में कोई चीज़ डूब रही होगी तो वैसे वैसे डेंसिटी मतलब सॉरी उसका विस्कस फोर्स बढ़ने के कारण धीरे धीरे वो जो ऊपर की ओर से नीचे की ओर वाला, पहले ये क्या था डोमिनेटिंग और ये क्या था इन्फीरियर, लेकिन इसने धीरे 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 अपने आप को क्या किया, बढ़ाया। एक समय ऐसा आया कि जब इसने उसको उसके इक्वल कर लिया, वेट के इक्वल कर लिया। लेकिन चूंकि अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स ये रिएक्टिव फोर्स होते हैं, रिएक्टिव मतलब नहीं समझे, एक्टिव नहीं होते, ये रिएक्टिव होते हैं। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव और रिएक्टिव? वेरी गुड। रिएक्टिव वो चीज होती है जो खुद से नहीं आती, रिएक्शंस मतलब खुद पे खुद नहीं, जब कोई एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा, नहीं समझे? जैसे मैंने कहा कि हम लोग रिएक्टिव हैं, हम लोग रिएक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं हैं, समझ लो ना भाई। हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते नहीं, मतलब समझ लो ना, ये ना बात समझो, नहीं समझे? ये यही पॉलिसी है भाई भारत की, इंडिया की यही पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, पढ़ा है ना आपने ये, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। हम लोग इस पॉलिसी को अपनाते हैं, नो फर्स्ट यूज मतलब हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने यूज किया तो फिर हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है, फिर इतना यूज करेंगे कि बाकी लोग देखने में हैरान रह जाएंगे, समझ में आ रही बात ना। तो इसका मतलब हम रिएक्टिव खेलते हैं, हम एक्शन तो नहीं करेंगे, हम अपने आप से परेशान नहीं करते, लेकिन अगर कहीं से एक्शन हुआ तो हम रिएक्शन फिर इतना तगड़ा करेंगे कि देखने वाले भी हैरान रह जाएंगे, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्टिव, अच्छा लेकिन ये हमारा वाला जो रिएक्शन होगा वो एक्शन से भी ज़्यादा तगड़ा होगा। लेकिन नेचुरल जो रिएक्शन होते हैं, पर ये जो हमारा रिएक्शन होगा कैसा होगा, आर्टिफिशियल रिएक्शन, मैन मेड रिएक्शन। पर जो नेचुरल रिएक्शन होते हैं वो जनरली एक्शन से हमेशा तो कम होते हैं तो इक्वल होते हैं, समझ गए। तो जो रिएक्टिव फोर्स है ना, ये ऐसा नहीं करेगा कि सर नीचे से लगने वाला अपथ्रस्ट अचानक से डोमिनेट कर जाएगा और वेट को क्या करने लगेगा, डोमिनेट करके वेट को ऊपर उठाने लगेगा, और बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, अब अपथ्रस्ट के कारण ऊपर आ जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? ऐसा होता है क्या? अरे कोई बॉडी अगर डूबती हुई कोई बॉडी कभी ऐसे देखिएगा कि अपने आप से ऊपर आने लगी? नहीं, सिर्फ ह्यूमन बॉडी को छोड़कर, ह्यूमन बॉडी को छोड़कर, वो भी किसकी, मरी हुई ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना, डेड बॉडी होगी तो आएगी ऊपर, जिंदा नहीं, समझ गए ना। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी के अंदर जब पानी भर जाएगा तो उसका शरीर की डेंसिटी उतनी ही हो जाएगी जितनी लगभग पानी की डेंसिटी होती है, समझ गए ना। शुरुआत में शरीर डेंस था, जब तक शरीर फूला नहीं था तब तक शरीर क्या था, डेंस था। तो ज़्यादा डेंसिटी थी, वाटर की डेंसिटी कम, शरीर की डेंसिटी ज़्यादा, तो हम नीचे थे, मतलब आई मीन जो व्यक्ति डूबा है वो पानी के नीचे था। लेकिन जैसे जैसे शरीर फूलता जाएगा तो जाहिर है कि उतने ही मास में अब वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस। डेंसिटी रिड्यूस होगी तो ऊपर की ओर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बट रिएक्शन या विस्कस फोर्स के कारण या अपथ्रस्ट के कारण ऊपर नहीं आता है, समझ गए ना। हालांकि डेंसिटी कम हो जाने से थोड़ा अपथ्रस्ट ही बढ़ जाता है, पर डेंसिटी कम होगी तो ऐसा होगा। क्लियर? तो अभी मैंने क्या बताया आपको, वो जो एक समय ऐसा आया जिस पर पहुंचकर शुरुआत में तो तेजी से डूब रही थी कोई चीज, और फिर एक समय ऐसा आता है जहां के बाद वो धीमे धीमे डूबती है, बहुत धीमे। मतलब समुद्र की तली पे अगर आप थोड़ा सा भी देखोगे ना तो आपको लगेगा बिल्कुल रियल। अगर कोई मूवी देखने की कोशिश करोगे जिसमें कोई शिप वगैरह कोई डूब रही हो, कोई भी चीज डूब रही हो, तो आपको पता चलेगा कि यार शुरुआत में थोड़ा तेज चल रही थी लेकिन अभी एकदम इतना धीमे हो गया, एकदम स्लो मोशन हो जाता है उसका, ठीक है ना। समझ में आ रही बात? तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कहानी कि पहले फॉरवर्ड एक्शन का रेट क्या था, ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता ये रेट घटता गया घटता गया घटता गया, और इस रिएक्शन का रेट क्या था, कम था, लेकिन जैसे समय बीता ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक समय ऐसा है दोनों आपस में इक्वल हो गए, और जहाँ इक्वल हो गए वहीं इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी दिस इज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत ज़्यादा डिटेल में इस पर कल पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन आज इतना मुझे उम्मीद है कि आज मैंने इस चैप्टर की पूरी बुनियाद रख दी है। अगर आप इस फाउंडेशन को सही से पकड़ पाए ना तो आपको इस पर बिल्डिंग बनाने में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। बोलो ये कौन सी वाली रिएक्शन है, ये वाली बोलो, ये किसका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। या चलो बस ऐसे लिख दो, रेट तो ऊपर लिखा ही है तो बस लिख दो फॉरवर्ड। ये किसके लिए है ग्राफ,
फॉरवर्ड के लिए। ये बताओ किसके लिए है बच्चों? बैकवर्ड के लिए है। वेरी गुड, ठीक है ना। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ। चलो जी, हाँ बिल्कुल बना लो बच्चे, इसको बनाना ही है, ठीक है। हो गया, एक और बनाएंगे बस, जल्दी कर लो इसको। अगर इसको बना लोगे तो फिर एक और ग्राफ बनाना है, उसके बाद फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे बाकी चीज़ें, ठीक है ना। एक और ग्राफ बनाना है, बनाए। मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया ना, नहीं तो दोनों एक ही साथ में बन जाते हैं आसपास में। बड़े बिठा दूं? चलिए एक और बनाइए, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो एक ग्राफ ये बनाएंगे हम लोग, क्या? कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। बताइए, शुरुआती दौर में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन? रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। नहीं, क्वांटिटी यूज नहीं करते, ठीक है ना। जनरली क्या होता है, एक्चुअली रिएक्शन पर ना कई सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ता है। जैसे किसी सिस्टम के अंदर, मान लीजिए किसी सिलेंडर में आपने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भर दिया, ठीक है। कितनी भरी आपने? मान लीजिए 20 मोल लेकर के उसको भर दिया आपने। अब रिएक्शन हो रही है किसी और रेट से, तुमने उसी सिलेंडर को प्रेशराइज कर दिया। प्रेशराइज कर देने से क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घट जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम घट जाएगा। मोल की संख्या उतनी रहेगी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उतना ही रहा, लेकिन वॉल्यूम घट गया। वॉल्यूम घट जाने से कहीं क्या, अब प्रेशराइज कर देने से क्या होता है? गैसेस तेजी से रिएक्ट करने लगेंगी। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यानी कि वॉल्यूम कम होने से रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ा। समझ में आ रही बात? इसका मतलब सही मायनों में टर्म लेना चाहिए क्या, जिसमें मोल भी आ जाए और कंटेनर का वॉल्यूम भी आ जाए। अब मोल और वॉल्यूम दोनों लेने वाला टर्म कौन सा होता है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है ना इतनी बात? तो ये N/V है, पूरा लेंगे, ठीक है ना, साथ में। क्लियर है? और भी बातें हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, केमिकल रिएक्शन कराने के लिए आप क्या तरीके अपनाते हो? या तो कोई रिएक्शन बहुत ज़्यादा फीजेबल, मतलब वेरी स्पॉन्टेनियस, तो उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता सर, रूम टेम्परेचर पे खुद ही रिएक्शन हो जाती है अपने आप, खुद ब खुद, ठीक है ना। दूसरी बात, कुछ रिएक्शंस अगर नहीं हो रही होती हैं तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? एफर्ट लगाते हैं। कुछ एफर्ट क्या लगाते हैं? या तो उसको बाहर से गर्म करते हैं, या तो उस पर प्रेशराइज करते हैं। जैसे बोलते हैं ना एट हाई टेम्परेचर, फिर बोलते हैं एट हाई प्रेशर। तो बस यही तो हमारे पास रास्ते हैं, और क्या रास्ते हैं? या तो हम उसको टेम्परेचर देंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म करने से रिएक्शन होने लगेगी, या तो हम उसको कूल करेंगे, कूल करने से रिएक्शन होने लगेगी, या तो हम उसको प्रेशराइज करेंगे, प्रेशराइज करने से होने लगेगी। अब टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से वॉल्यूम में चेंज आता है, प्रेशर के बढ़ाने घटाने से भी वॉल्यूम में चेंज आता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, नहीं समझे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, चार्ल्स लॉ, और P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, बॉयल्स लॉ। समझ में आ रही बात ना? तो इन दोनों लॉ के हिसाब से हम कहेंगे कि सर प्रेशर और वॉल्यूम के, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में रिलेशन होता है, इसलिए मोल्स तो उतने ही रहेंगे, उसके बावजूद सेम नंबर ऑफ मोल्स होने के बावजूद रिएक्शन का रेट बढ़ और घट जाता है। नहीं समझे? क्लियर है ना? ये रिएक्शन, अभी ये जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इतने ही लोग रहे हैं, लेकिन जितने इधर और इधर सब मिला के बैठे हैं, इन सबको एक ही तरफ क्या कर दिया जाए? शिफ्ट कर दिया जाए, तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। कौन सी रिएक्शन का रेट? एक दूसरे को तंग करने वाली रिएक्शन का रेट। नहीं समझे? दुखी होने लग जाओगे, भीड़ हो गई भैया, ये क्या हो रहा है यार, उधर हो, उधर किसको, उधर किसको, ये करोगे वो करोगे, समझ लो ना। ये सब क्या होने लगा? रिएक्शन का रेट में चेंज आया। कुछ बात समझ में ना? अभी आप उतना रिएक्टिव नहीं है जितना कि जब एक साथ ठूस दिया जाएगा तो रिएक्टिव हो जाएंगे ज़्यादा। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? बहुत अच्छी। चलो जी, तो अभी यहाँ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की बात करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस
टाइम। तो शुरुआती दौर में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रही होगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम, लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी 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 घटेगी। घटने के बाद एक समय ऐसा आएगा फिक्स्ड हो जाएगी। वही जो मुझसे आप पूछ रहे थे सब समय कि हाइड्रोजन पहले घटेगा। मान लो मैंने 20-20 मोल लेके कराना शुरू किया, 20 मोल पर लीटर 20 मोल पर लीटर लेकर आना शुरू किया, लेकिन वो 12 मोल पर लीटर पे रुक गया बस। अब फिक्स हो गया सर, अब 12 मोल पर लीटर फिक्स हो जाने का मतलब ये फिक्स हो गया। फिक्स होना मतलब ये पैरेलल हो गया। अब टाइम बीत रहा है लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात ना? शुरुआत में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0। तो सर जब रिएक्शन होनी शुरू होगी तो शुरुआत में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक समय आएगा सर बढ़ते बढ़ते फिक्स हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना? इस कंडीशन पर, जिस कंडीशन पर पहुंचकर फॉरवर्ड और बैक, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन पैरेलल हो जाएं, या कह लो कि दोनों फिक्स हो जाएं, बराबर नहीं होंगी। यहाँ ये होना जरूरी नहीं है, बस फिक्स्ड हो जाएं, कांस्टेंट हो जाए। अब टाइम के बीतने के साथ साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ना आ रहा हो, रिएक्शन हो रही हो लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में चेंज ना आ रहा हो, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इक्विलिब्रियम। तो यानी ये वाली जो कंडीशन है ये क्या है? स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? चलो जी, ये कौन है? बोलो ना भाई, ये कौन है? रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट्स हैं, क्लियर है? और ये कौन है? प्रोडक्ट है, ठीक है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, एक समय ऐसा आएगा ये भी फिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी। बार बार कह रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपस में इक्वल नहीं होगी, फिक्स्ड हो जाएगी। जो भी होनी होगी फिक्स हो जाएगी। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? बहुत अच्छे। यानी कि उस कंडीशन पे जाके फिक्स हो जाएगी जहां रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड एक्शन के इक्वल हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज इतना काफ़ी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं अब आपको पढ़ाऊंगा तो शायद आपके दिमाग में अब ज़्यादा घुसना बंद हो जाएगा। यहाँ के बाद से मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहली क्लास सबसे टिपिकल क्लास मानी जाती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें हमें करना ये होता है कि भाई नई चीज़ को जानने के लिए कुछ पहले अपने माइंड को समझाना पड़ता है। अब इतना समझ चुके हो कि अगली क्लास में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे पहले दिन लिमिट्स पढ़ते समय बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, दूसरे दिन कम आई, अब कल के दिन बहुत कम आएगी, ठीक है ना के बराबर। कल तक आपकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक है ना, और भी ज़्यादा। क्लियर? हाँ, कल रखेंगे मैथ्स क्लास, ठीक है ना? ओके, आज के लिए मुझे लगता है केमिस्ट्री में इतना काफ़ी है। कल मिलते हैं फिर।